हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज सिविल कोर्ट के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पाँचवा सेट है। पाँचवा सेट जो आज मैं लाया हूं, आप इससे पहले 4 सेट मैंने दे दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट बना के मैंने वीडियो सब डाला है। आप उसको जाके अच्छे से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, इसमें थोड़ी सी ये जो है मतलब पाँचवा क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आगे देखिए, जो आज पहला क्वेश्चन है आज का, वो सब क्या है इसको हम अच्छे से देखते हैं और आगे हम इसको अच्छे से देखते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले कि 1873 में, कब 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 3 सम्राटों के संघ का क्या मतलब हुआ इसको आप समझिए। पहले 3 सम्राटों के संघ का मतलब हुआ, इसका जो फुल फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, ड्राई कैसिर बंद। क्या कहा जाता है इसको, ड्राई कैसिर बंद की संधि। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझिए कि ये क्या होता है। तो त्रिसाम्राज्य संघ को, अब सुनिएगा, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। त्रिसाम्राज्य संघ को ड्राई कैसिर बंद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह जो है 1873 से लेके 1887 तक, कब से 1873 से लेके 1887 ईस्वी तक जर्मनी, इसमें कौन कौन थे उसका आप नाम समझ लीजिए। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक गठबंधन था। ये क्या था, ये जो ड्राई कैसिर संधि था, ये क्या था, 1873 से लेकर 1887 ईस्वी तक जर्मनी, रूसी और ऑस्ट्रेलिया, इसमें हंगरी साम्राज्य के मध्य एक गठबंधन था। ठीक है, यह फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए ऑट्टो बिस्मार्क, ठीक है, यह फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए ऑट्टो बिस्मार्क द्वारा निर्मित कूटनीतिज्ञ चाल का एक भाग था। ठीक है, आप इतना इसको समझ गए हैं। आगे क्या था कि 3 साम्राज्यों का प्रथम लिंग 1873 से 1875, 1873 से 1875, ठीक है, 75 तक इसे प्रभावी रूप से देखा गया था। ठीक है, ये इस जो तत्काल काम कर रहा था, ये 1873 से 75 तक ये प्रभावी रूप से चला था एकदम अच्छे से। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन उसको हम देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। आगे है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो भारत की अंतःकालीन सदस्य जो थी इसमें 313, कितने थे, 313। अब इसको समझिए कि भारत की संविधान सभा को ही, किसको, भारत की संविधान सभा को ही अंतःकालीन संसद कहा जाता था। ठीक है, इसमें 313 सदस्य थे और इस सभा से ये है, इस सभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको समझिए कि इस सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। कब तैयार किया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इसी सभा ने तैयार किया था और इसको लागू भी किया था। ठीक है, और इस संविधान सभा का नाम बदलकर अंतःकालीन संसद रख दिया गया था। ठीक है, यह अंतःकालीन संसद 1952 में हुए आम चुनाव के उपरांत भंग कर दी गई। अतः इस अंतःकालीन संसद का कार्यकाल, ये जो कार्यकाल था 2 वर्ष, इसको आप कहिएगा 2 वर्ष 2 माह और 22 दिन रहा था। ठीक है, 2 वर्ष 2 महीना 22 दिन। ठीक है, पूछेगा कि अंतःकालीन संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा था, तो 2 वर्ष 2 महीना 22 दिन का। ठीक है, अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। आगे है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पे लिया गया था। ठीक है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विद्या सम्मेलन में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शताब्दी सम्मेलन में नहीं, कांग्रेस स्थापना दिवस में नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है उसको आप समझिए। ठीक है, कि नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन, कब, जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी, ठीक है, कौन, सोनिया गांधी और महाधर्मा अध्यक्ष देशमन टुटू ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की थी। कब अपील की थी, तो जनवरी 2007 में। ठीक है, इसी अपील के अति मद्देनजर रखते हुए 15 जून 2007 को, कब, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की सभ्यता प्रदान की थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगे क्या है, तो उसको आप समझिए। अब है, भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो ये जो है इसका अधिकार संसद को है। किसका, इसका अधिकार संसद को है। अब समझिए कि संसद का इसका अधिकार कैसे है, तो इसको, तो संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, कब, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह
विधि बनाकर संघ के, विधि मीन्स कानून बनाकर संघ के नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, या किसी राज्य की या नए राज्य की या किसी राज्य की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, बस इनका सहमति चाहिए और पास यही करेंगे। ठीक है, स्वीकृति कौन देंगे? संसद। आगे है कि भारत के ज्वालामुखी, ये है भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना? तो ये जो है, तो इसका जो आंसर है वो है दक्कन का पठार। ठीक है, अब दक्कन का पठार जो है वो लावा के प्रभाव या आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लावा के प्रभाव या आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, जिसे दक्कन ट्रैप्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह चट्टान समूचे महाराष्ट्र, कहाँ है? समूचे महाराष्ट्र, गुजरात के कई भागों और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, इसे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी प्रांतों में से एक बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, उसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पेडोकल। क्या कहा जाता है? पेडोकल। समझिए कि पेडोकल जो होता है वो मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, पेडिकल मृदा जो होता है वो सामान्यतः शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वाष्पीकरण की दर की तुलना में काफी अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार की मुद्रा में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा, ये मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकल। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब जो बात है कि कृषि भूमि को किस रूप से परिभाषित किया गया है, क्वेश्चन है आपका कि कृषि भूमि को किस रूप से परिभाषित किया गया है? तो ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसल हो, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद है कि कृषि व्यर्थ भूमि प्लस परत भूमि, ये भी नहीं है। उसके बाद पुरानी परत भूमि, ये भी गलत है। उसके बाद कुल परत भूमि, निवल बुआई की गई भूमि को ही क्या कहा जाता है? कृषि भूमि। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप समझिए। जैसे है कि कृषि भूमि का मतलब यह होता है खेती करने योग्य भूमि। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल प्रतिभूमि, अब वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा अन्य जो भूमि होती है वो कृषि योग्य बंजर भूमि, विविध प्रकार की फसलों वाली भूमि इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे है कि हस्तलिपियों के मूल्य संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है? तो इनका जो आंसर है वो है आर सामा शास्त्री। कौन है? आर सामा शास्त्री। उसके बाद है कि 1904 में इन्होंने तंजौर के एक पंडित ने भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर सामा शास्त्री को दिया। ठीक है, श्री शास्त्री ने पहले इसका अंश था अंग्रेजी भाषांतर 1905 में और इंडियन एनिकिस्ट तथा मैसूर रिव्यू 1906 से 9 में प्रकाशित किया था। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए। निम्नलिखित में क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? नीचे ये है जीव मंडल जो है वो कौन सा है? तो ये जो है वो है मन्नार की खाड़ी। वो क्या है? मन्नार की खाड़ी। इसके बारे में आप समझिए कि भारत का सबसे बड़ा, इसमें है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इसमें कुछ ये एरर है, मतलब ये क्वेश्चन टाइपिंग में कोई बात नहीं इसके। तो ये जो है 10,500, कितना? 10,500 किलोमीटर क्षेत्र है, जबकि उसके बाद 5250 किलोमीटर नीलगिरी है, नंदा देवी 9630 किलोमीटर सुंदरवन का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, इससे क्या है कि इसरो को मास्टर का नियंत्रित सुविधा कहाँ है? ये पूछा गया क्वेश्चन जो है 10वां नंबर, वो है इसरो की मास्टर नियंत्रित सुविधा कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए, इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है MCF। ठीक है, MCF का मतलब होता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। ओके, उसके बाद है कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है। ये कहाँ है? कर्नाटक के हसन शहर में। ठीक है, इसमें है कि भूमि स्थिरीकरण, भू समकर्मी, ठीक है, उपग्रह के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए इसरो द्वारा इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, की नींव किसने रखी? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी लेबलेची। ठीक है, डी लेबलेची इसका जो आंसर है। कहने का मतलब है फ्रांसीसी भूगोलविद विडेल दी लेबलिची ने भावनावाद की नींव रखी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्रकृति की शक्तियों द्वारा शासित एक निष्क्रिय कर्ता नहीं है जो अपनी भूमिका निभाती है और मनुष्य के भाग्य एवं मानव समाज के आकार का निर्धारण करती है। ठीक है, उन्हें पर्यावरण संबंधी नियतिवाद की प्रतिक्रिया में भौगोलिक पद्धति की विकसित की। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए कि जीव कोशिका को बैक्टीरियल सेल
कहा जाता है। ठीक है, यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि सूत्रकणिका एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका में पाई जाती है। अतः जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ठीक है, तो ये है ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। सीपी का मतलब होता है सीसेल। ठीक है, समुद्र की सीपी मतलब सीसेल पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश की किरणों का कुछ भाग अपरिवर्तित, क्या होता है? अपरिवर्तित, जिसको कि ध्रुवित हो जाता है, और शेष भाग परिवर्तित अथवा ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, ध्रुवित हो जाता है, उससे इस प्रकार के ध्रुवन के कारण सीधी सीपी सोने की भांति प्रतीत होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सोने की भांति प्रतीत होती है, इसलिए इसको सुनहरी कहा जाता है। क्लियर है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। दोस्त देखिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है उसको समझिए कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम है इसका? सोडियम थायोसल्फेट। कहने का मतलब है कि सोडियम थायोसल्फेट के प्रयास के, जिसको कि एम्यूलेशन कहते हैं, कि हाइपो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइपो। इसमें आरक्षित फिल्म के विकास को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थायोसल्फेट फिल्म एक अविकसित सिल्वर ब्रोमीड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो जल में घुलनशील है। फिल्म को साफ करते समय सिल्वर थायोसल्फेट मॉलिक्यूल्स को आसानी से हटाया जा सकता है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ये है अलसी का तेल। ये जो है ये क्या है? अलसी का तेल। इसको समझिए कि एरंड और अलसी के तेल का प्रयोग मुख्यतः पेंट एवं वार्निश के रूप में, शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अलसी के तेल का प्रयोग सामान्यतः ऑयल पेंट्स के निर्माण में, ड्राइंग ऑयल फिनिश या वुड फिनिशिंग, वुड मतलब लकड़ी को फिनिशिंग या वर्निश के लिए, ऑयल पेंट्स में पिगमेंट माइडर के रूप में ये होता है, प्लास्टिसाइजर के रूप में इसका हम निर्माण में किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब आगे देखिए कि ये जो है आज का, ये जो आगे है नेक्स्ट जो है कि इंग्लिश का क्लास। आपका जो इंग्लिश का क्लास है वो आपको किस तरह का लिया जाए, कितने लोगों का कुछ डाउट क्वेश्चन है उसको मैं आज क्लियर करता हूँ। ठीक है, आपका जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपकी जो है बहुत सारी भूमिका होती है। कहने का मतलब है कि ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसमें ये बताया गया है कि पीटी हो भी सकती है और पीटी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर पीटी हुई तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप। और उसके बाद रिटन टेस्ट होगी। इसमें क्या होगी? ये कलर के लिए जो इंग्लिश है उसमें बताया गया है कि आपको पीटी होगा। पीटी में जो अगर हो की संभावना है, ऐसा बताया गया था कि ज़्यादा कैंडिडेट रहेगा तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें जो होगा रिटेन टेस्ट होगा। क्या होगा? रिटेन टेस्ट। ठीक है, रिटेन टेस्ट का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, उसके बाद प्रीसीज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब का क्लास मैंने आपको बताया था। लेकिन आप लोगों का ये है कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि पीटी में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो लेटर राइटिंग का क्या काम। तो दोस्तों आपसे ये मेरी एक विनती है, और इसमें एक इंटरव्यू 10 नंबर का होगा। क्या होगा? इंटरव्यू जो होगा वो 10 नंबर का। तो आप हमको ये बताइए, आप एक सजेशन दीजिए कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ या मॉक टेस्ट, तो आप हमको मैसेज कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि आप इंग्लिश क्लास में क्या चाहते हैं। ठीक है, इंग्लिश क्लास में अगर ले आऊं ऑब्जेक्टिव के लिए, एक होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट जैसे अभी इसको लाया हूं जीएस को, इस तरह से। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं पूरा सिलेबस पढ़ना है कि आप हमको सिलेबस बताइए, तो आप उसको बता दीजिए कि सर चैप्टर वाइज आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप ये दोनों में से कोई कमेंट आप कर सकते हैं। आपके पास इंग्लिश पढ़ने का दूगो है कि बिहार सिविल कोड के लिए या तो आप मॉक टेस्ट कहिए या तो आप चैप्टर वाइज कहिए। आप किस आधार पर हमको ये बताते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है